नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना का कहर जब अपने चरम पर था तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दवाई आ चुकी है, यानी वक्त है ढिलाई का। ऐसे में जान के बाद जहान बचाने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। राजधानी जयपुर सहित 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। स्कूल भी खोल दिए गए हैं, यानी एहतियात के साथ अब दवाई भी मिलेगी और ढिलाई भी। इसी है मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना जिसने पिछले साल पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, मानव जाति के लिए संकट और अर्थव्यवस्था के लिए कंटक बनकर खड़ा हो गया। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो करोड़ों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। हर किसी को इस मुश्किल वक्त के गुजरने का इंतजार था और इंतजार था इस जानलेवा वायरस की वैक्सीन का। बहरहाल नया साल उम्मीदें लेकर आया है। देश में वैक्सीन का मंगल आगाज हो चुका है। कोरोना अपने अंतिम पड़ाव पर नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमितों के मामले में गिरावट आई है। मौत के वायरस को मात देने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और दम तोड़ने के मामले भी कम हो रहे हैं। कल सूबे के 16 जिलों में 5 से कम कोरोना मरीज सामने आए तो 5 जिलों में एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया। ऐसे में जान के साथ जहान को बचाने की भी जद्दोजहद शुरू हो गई है और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस, जिसमें एहतियात के साथ दवाई भी और ढिलाई भी का नारा बुलंद किया जा रहा है। 9 महीनों बाद स्कूल में रौनक लौटी है तो वहीं बाजार को गुलजार करने के लिए भी सरकार ने नियमों में थोड़ी राहत दी है। नई गाइडलाइन के प्रावधान 31 जनवरी तक लागू होंगे। नई गाइडलाइन के तहत स्कूल, कॉलेज और कोचिंग्स को खोलने की इजाजत दी गई है। नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। अब दुकानें शाम 7 बजे के बाद भी खुली रह सकेंगी। निजी लैब में कोरोना की जांच अब 800 के बजाय 500 में होगी। मास्क की अनिवार्यता जारी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। सामाजिक आयोजनों के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। हालांकि शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या वही रहेगी। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां लागू रहेंगी। सिनेमा घर बंद रहेंगे। मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्क भी बंद रहेंगे। नो मास्क नो एंट्री का प्रावधान भी जारी रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भले ही कोरोना के मामले में कमी आई हो, लेकिन सरकार अब भी किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। वैक्सीन लगाने का काम पूरे देश की तरह मरुधरा में भी युद्ध स्तर पर जारी है और जब तक कोरोना का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक कुछ हद तक तो पाबंदियां जारी रहेंगी। लेकिन व्यापारियों की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाई और नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त प्रावधान को खत्म किया ताकि दुकानदार कर सकें व्यापार और बाजार हो सके गुलजार। वहीं स्कूल खुलने से स्कूल संचालकों में भी खुशी की लहर है तो वहीं बच्चों में भी उत्साह देखा जा रहा है। कुल मिलाकर जिंदगी एक बार फिर रफ्ता रफ्ता पटरी पर लौट रही है। अर्थव्यवस्था मुस्कुरा रही है। उम्मीदें परवान चढ़ रही हैं, लेकिन एहतियात के साथ ही मिलेगी दवाई भी और ढिलाई भी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। कोरोना से मुक्ति दिलाएगी दवाई, नई गाइडलाइन राहत लेकर आई। खुल गए स्कूल, शुरू हो गई पढ़ाई, बाजार भी गुलजार, बढ़ेगी कमाई। तो क्या मान लिया जाए, सरकार ने दे दी एहतियात के साथ दवाई भी ढिलाई भी। बिग फाइट में आज चर्चा इसी अहम मुद्दे पर हम करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा जी हैं। जयपुर होटल एसोसिएशन के प्रवक्ता हुसैन खान जी हमारे साथ हैं। व्यापार मंडल से किशोर टांग जी हैं और साथ ही स्कूल संचालक अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत किशोर टांग जी आपसे ही करते हैं। राजस्थान दुकानदार महासंघ ने 13 जिलों में लगातार संघर्ष किया कि ये नाइट कर्फ्यू हटाया जाए। अब सरकार ने भी फैसला ले लिया है, बाजार भी खुल चुके हैं। दुकानदार संघ अब किस तरह से देखता है आगे के भविष्य को, आगे के बाजार को? क्या वापस ट्रैक में आएगा? कितना वक्त लगेगा? हम तो सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, अशोक गहलोत जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और ख़ास तौर से हमारे राजस्थान दुकानदार महासंघ के और बाकी जितने भी व्यापार संगठन हैं उनके सभी सदस्यों का, पदाधिकारियों का, जिन्होंने कि इस तकलीफ़ वाले टाइम में, जो दुकानदारों का सबसे तकलीफ़ वाला समय था, उसके अंदर संघर्ष किया और एकजुटता दिखाई। इस एकजुटता का ही परिणाम है कि सरकार को कर्फ्यू हटाना पड़ा। ये एक सच बात है, चाहे आप समझने आए चाहे नहीं आए। यदि व्यापारी खंड खंड रहेगा
यदि हमारे 13 जिलों के दुकानदार महासंघ के पदाधिकारी इसके लिए संघर्ष नहीं करते, सरकार तक अप्रोच नहीं करते और हम अगर टुकड़ों टुकड़ों में रहते तो हमारी बात आज तक पिछले 70 सालों में कभी सुनी नहीं गई है। ये पहली बार है कि पूरे राजस्थान के व्यापारी एक हुए हैं, छोटे दुकानदार एक हुए हैं और उन छोटे दुकानदारों की जो बात थी वो हमने मुख्यमंत्री तक, उनके जो सही आदमी हैं, जैसे आदरणीय सत्यनारायण जी IAS ऑफिसर थे, अनुभव चंदेल जी हैं, हमारे जयपुर के सुरेश सैनी जी जो अध्यक्ष हैं, प्रदीप जी हैं, हमारे पंजाब के शेर आपके रवि नैयर जी वगैरह हैं, इनके थ्रू हम लोगों ने आराम से बैठ के बात करके उनको समझाया और ये बात गले उतारी उनके कि हमारे के साथ में सरकार को भी नुकसान हो रहा है और सरकार के पास में जो अभी ज्ञानी बैठे हुए हैं, जो उनके एडवाइजर्स हैं, वो ज़मीनी लेवल के नहीं हैं, उनको किसी भी तरीके का ज़मीनी अनुभव है ही नहीं। वो जो सलाह दे रहे हैं सरकार को वो गलत सलाह दे रहे हैं। इन्होंने जो 8 बजे का बंद का समय रखा, यदि ये इसको 8:30 या 9 बजे का भी कर लेते और पुलिस को, प्रशासन को ये कहते हैं कि साहब आप दुकानें जो है 7 की जगह 8 बजे बंद करवाएं, तो ये जो बाजार के अंदर दिवाली के बाद जो इन्होंने ये कर्फ्यू लगाया है उसमें जो करोड़ों रुपए का सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ वो नहीं होता और उसके अलावा जो हम लोगों की रोजी रोटी गई, हम लोगों को जो लाखों का नुकसान हुआ, हम छोटे दुकानदारों को जो परेशानियां हुई, स्कूल की फीस हम नहीं दे पाएंगे। ये हमारे पास में अनिल जी बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए कितनी बुरी हालत है। आज दूध वाला आता है, दुकानदारों के पास में पैसा नहीं है दूध वाले को दूध के पैसे देने के, वो बेचारा शर्म के मारे कह भी नहीं सकता। छोटे छोटे दुकानदार है, बेचारा रेडी वाला है, 7 बजे आप जो है पुलिस वाले उसको हटवा देते हैं और बेचारा अगर आज मूंगफली बेचने वाला है, सर्दी में उसकी बेचारे की मूंगफली बिकती है, वो कहाँ से बेचेगा। तो सरकार के पास में जो एडवाइजर्स हैं, मैं आपको फिर कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि ज़मीनी लेवल के जो लोग हैं उनको अपने सलाहकार रखें और ये एयर कंडीशन वाले और ये मर्सिडीज में चलने वाले जो इनके सलाहकार हैं उनको ये हटाए। हम जैसे जमीनी लोगों को लेंगे तो ही सरकार को राजस्व में फायदा होगा और राजस्थान की जनता खुशहाल होगी। ठीक है किशोर जी, यानी कि ये जो मुश्किल वक्त देखा है दुकानदारों ने, छोटे व्यापारियों ने, कह सकते हैं कि इस बड़े फैसले के बाद जो संघर्ष आप लोगों ने किया अब राहत होगी और अब उम्मीद भी बढ़ जाती है कि बाजार गुलजार यहाँ पर गुलजार होंगे। अब हमें उम्मीद भी है कि आगे थोड़ी शादियों वगैरह का भी है सीजन और अब हम धीरे धीरे वापस पिक करेंगे, लेकिन ये भी कब तक, जब तक कि सरकार पूरा सहयोग दे। ठीक है। आज तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने इन व्यापारियों के साथ में अभिभावकों वाला व्यवहार नहीं किया। ठीक है, आप ये देखिए, मैं 1 मिनट और लूंगा जी, कि ये कोरोना वायरस का सम्मान कर रहे हैं, फर्स्ट इंडिया वालों ने भी किया है, मैं आपको भी इसके अंदर लेऊंगा जी जी, लेकिन आप लोगों ने, ना केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने, किसी ने ये नहीं देखा, ना हमारी तरफ सोचा कि जिस टाइम कोरोना संकट आया था और चारों तरफ तराही मची हुई थी, आप लोगों को घर में राशन हम लोगों ने पहुंचाया, आप लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हमने की, किसी एक दुकानदार का किसी ने सम्मान किया हो तो आप बता दीजिए। वैक्सीन भी लगाएंगे, सबसे पहले किनको लगाएंगे, आप डॉक्टरों को लगाओ, पुलिस वालों को लगाओ, सफाई कर्मियों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में ये नहीं कहा कि ये दुकानदार जिन्होंने बेचारों ने मर के अपने फोटो के ऊपर तो माला लगवा दी बेचारों ने और पूरे देश की जनता की सेवा की है, उनको हम वैक्सीन में आगे लाएं, उनको हम कहेंगे साहब इनको भी आप वैक्सीन लगाओ। ये वो लोग हैं, ये वो जमीनी लोग हैं, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, दुकानदार हैं, जिन्होंने देश की जनता की सेवा की। ठीक है, आपका ये कहना है कि उस वक्त भी वॉरियर की तरह इन्होंने काम किया लेकिन नजरअंदाज किया गया। हम लोगों की तरफ इनका किसी का ध्यान ही नहीं, ना केंद्र सरकार का ना राज्य सरकार का। जी जी जी। अनिल शर्मा जी, स्कूल संचालक है आप और इस दौरान ठीक है, एक तरफ तो कोविड की जंग सब लड़ रहे थे, बहुत एहतियात, लॉकडाउन सब कुछ था, लेकिन स्कूल संचालक भी अलग जंग लड़ रहे थे जब स्कूल संचालक एक तरफ और अभिभावक एक तरफ थे। फीस को लेकर बहुत ज्यादा थी, कोर्ट तक मैटर पहुंचा, लेकिन अब स्कूल खुल चुके हैं, अब पढ़ाई भी होगी, लेकिन क्या जो वादे किए गए, जो एहतियात की आप बात कर रहे हैं, वो पूरे इंतजाम नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखा गया है कि हम अगर कोटा की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, कि जब चेकअप हुआ कि अब स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों की एंट्री होगी, तब कई बच्चे पॉजिटिव आए हैं। तो क्या एहतियात उस लेवल की स्कूलों में बरती जा रही है? देखिए, ये तो सच है कि कोरोना के दौरान सबने अपने अपने प्रयास किए। पेरेंट्स की परेशानी थी, हम स्कूल वालों की भी परेशानी थी। अब एजुकेशन जब से खुला है स्कूल से, जिस एहतियात की बात गवर्नमेंट ने, जो गाइडलाइंस दी, उनकी सबकी पालना हो रही है। हाँ, बच्चे जरूर मिलेंगे, आगे भी मिल सकते हैं। प्रॉब्लम है बच्चा तो घर से आ रहा है ना, तो अब तक अगर उसके पेरेंट्स में कोरोना था, समाज में कोरोना था, तो बच्चे में भी कोरोना है। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा, बच्चों का कोरोना पे असर, मतलब कोरोना का बच्चों पे असर कम होता है। आप देखो तो वैक्सीन में बच्चे का तो नाम ही नहीं है, ना बच्चों के लिए कोई वैक्सीन बनी है।
और आज तक कितने बच्चे बीमार हुए, किसी बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ, उतना नहीं है। पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जब आपने बहुत धन्यवाद दूंगा, इस सारे सिस्टम को डील ही गलत तरीके से किया गया, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। बड़ी शाबाशी लेते हैं गहलोत साहब कि मैं संवेदनशील हूं, मैंने बहुत अच्छा कर दिया, उधर मोदी मोदी बीजेपी वाले चिल्लाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं आपको, छोटी सी बुद्धि से दे रहा हूं। कोरोना उड़ के नहीं आया, हवाई जहाज में चल के आया। अगर इसमें थोड़ी सी बुद्धि होती तो कोरोना को वहीं रोक लिया जाता। उनको जैसलमेर में जैसे जगह रोकते, क्वारंटाइन करते, कोरोना को वहीं रोका जा सकता, जैसे ट्रेन के लिए कर रहे हैं। नंबर 2, अगर आप पूरे वर्ल्ड में आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि धारावी को WHO ने माना है, हमारे भीलवाड़ा मॉडल को WHO ने माना है, आपके रामगंज को माना है, यहाँ कोरोना नहीं है। इसका मतलब डील गलत कैसे किया गया? यदि सबको थोड़ी छूट दी जाती तो कोरोना का एक सिस्टम है, वो जितना जल्दी फैलता है, अगर 50% 40% पे फैलता है तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब यही तो हो रहा है। अब कौन सा इलाज कर रहे हैं सरकारें? कोई इलाज नहीं है। मेरे खुद को कोरोना हुआ, मुझे कोई पूछने ही नहीं आया, मैंने अपने घर में इलाज किया, ठीक हो गया। सरकार को तो पता ही नहीं कि मुझे कोरोना भी हुआ है। ऐसे लाखों लोग हैं जिनको कोरोना है, आज टेस्ट करा के देख लीजिए। तो ये गलत है, डील गलत कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, स्कूलें भी पूरी खोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग भूखे भी मर रहे हैं, कोरोना से फिर भी कम मरेंगे। व्यापार को पूरा खोलिए, ये फिल्म हॉल, टीचर्स, दुनिया भर के जो आप लोगों को, सबको सुविधा दीजिए। ठीक है, आपने कहा कि गलत डील किया जा रहा है और आप कह रहे हैं पूरी तरह से खोल देना चाहिए, लेकिन जो वक्त देखा उसके बाद कहीं बड़ी लापरवाही ना हो जाए, एहतियात तो बरतना तक ही नहीं होगी, दूर दूर तक ही नहीं होगी। उदाहरण दे रहा हूं ना मैं आपको। धारावी में क्या हुआ, आप स्टडी करिए नेट पे जाके। धारावी में क्या किया गया, चारों तरफ से सील करके पूरा खोल दिया गया, अंदर कोरोना फैला और 20 दिन में कोरोना खत्म। धारावी में कोरोना है ही नहीं। आपके रामगंज में क्या हुआ देख लीजिए, मॉडल है। रामगंज में एक कोरोना का पेशेंट हो तो बता दीजिए। मानसरोवर में है, जो मानसरोवर बंद था वहां तो कोरोना है, जहां कोरोना नहीं था वहां हो गया। तो ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। यहां जो चंद लोग, मैं इनकी बात से सहमत हूं, जो ऑफिस कमरे में बैठ के तनख्वाह ले रहे 2.5-3 लाख रुपए, उनको समझ नहीं आएगा ये कोरोना। अगर कोरोना को समझना है तो सत्ताओं को, आम आदमी को बुलाना चाहिए, उनसे बात करे। हाँ, तर्क वितर्क करो, हमारे तर्क गलत हो हमको समझाओ या खुद समझो, पर इन चंद लोगों के आधार पे फैसले करेंगे तो ऐसे गलत होता है। लेकिन जो इस तरह की बातें करते भी थे या जो लोग ये कहते थे, अनिल शर्मा जी, उन्हें ये मानते कि ये उतने जागरूक नहीं है, ये लापरवाही कर रहे हैं, इससे दूसरे को हो सकता है। तो लोगों में तो डर था ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सवाई माधोपुर जिले में गया, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान का। सवाई माधोपुर में गया, एक आदमी ने नहीं लगा रखा मास्क, बोले एक ही मरीज नहीं है वहां, मेरे समस्या पर है। तो सवाई माधोपुर में क्यों व्यापार को बंद कर रखा था, चलने देते? सवाई माधोपुर क्यों स्कूलें बंद कर रखी थी? ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बता दूं आपको, कहीं कोरोना नहीं है। आप मरीजों की लिस्ट देख लो ना, एक कोरोना नहीं है वहां। चलिए, तो ये तो अच्छी बात, बिल्कुल ये तो अच्छी बात कहेंगे कि एक वक्त था बहुत था, लेकिन अगर इस तरह के फीडबैक आ रहे हैं या अभी ये आंकड़े आ रहे हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन एहतियात तो बरतना होगा। बहुत कुछ देखा है। देखिए, और वो लोग समझ सकते हैं ना जिनके घर में कोरोना की वजह से जान गई है, उनके डर में तो है कि उनके घर का सदस्य चला गया, तो एक वो डर होगा। हम इतनी इस तरह से तो ढिलाई नहीं कर सकते, लेकिन अब देखिए, सरकार ने ढिलाई दे दी है। मैम, सावधानी बरतने को हम तैयार हैं, बरतनी भी चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन खोल देना चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, चलिए ठीक है, रुक करते। डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर शर्मा। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि देखिए, हम जब मनोचिकित्सक की बात करते हैं और मनोचिकित्सा की जरूरत की बात करते हैं, इस कोविड काल के दौरान बहुत जरूरत थी, बहुत तरह के पेशेंट आपके पास आया। अब तो देखिए ढिलाई भी दी गई है, दवा भी यहाँ पर डॉक्टर सुनील आ चुकी है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका, वैक्सीन भी धीरे धीरे लग रही है। लेकिन क्या मेंटली तौर पर पहले से अब पेशेंट्स में कमी आई है, या लोगों के दिमाग से जो भय खौफ था, जिस वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, वो कम हुआ है? डेफिनेटली जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब लोगों को कोविड इन्फेक्शन का बहुत डर था। शुरुआत में लोगों को ये था कि ये बहुत वायरस नया है, इसमें किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, क्या रहेगा, कोई पता नहीं था। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि हाँ, कुछ लोगों में ये सीरियस साइड इफेक्ट्स देता है और कुछ लोगों में जो ये एसिम्प्टोमेटिक भी गुजर जाता है। तो वो एक दौर था जब अनसर्टेनिटी का दौर था। फिर जब बहुत ज़्यादा केसेस हुए तब लोग ये होने लगा कि हाँ हो गया है। उसके बाद में पोस्ट कोविड जो उनके सिम्टम्स थे काफ़ी टाइम तक, उसकी लोगों को चिंता थी। अब जो लोगों में एक वो आ रहा है कि वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन को लें या नहीं लें, कुछ लोगों का ये भी है। तो वैक्सीन आने के बाद में जैसा हमें ड्यूरेशन चाहिए एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने के लिए, जैसे 2 डोजेस के बीच में 28 दिन का गैप है, तो आपको 2 महीने बाद लगभग उसका एंटीबॉडीज़ मिलेंगे। तो 2 महीने तक हमें एहतियात बरतना चाहिए। और जैसे जैसे केसेस कम आ रहे हैं, वैक्सीन आ रही है, लोगों में कोविड के प्रति जो डील करने का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है डेफिनेटली। लेकिन अभी भी एहतियात हमें पक्के तौर पे बरतना होगा। बिल्कुल। हुसैन खान जी भी हमारे साथ थे, जयपुर होटल एसोसिएशन से प्रवक्ता है। हुसैन जी, देखिए दुकानदारों ने बहुत संघर्ष किया, लगातार कोशिशें थी, क्योंकि बाजार का टाइम बढ़ना चाहिए, नाइट कर्फ्यू खत्म होना चाहिए, और वो हुआ है।
वापस ट्रैक में चीजें आएंगी, वापस जो नुकसान हुआ उसे उसकी भरपाई की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच ये जो टाइमिंग था नाइट कर्फ्यू की वजह से होटल इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान हुआ है। रेस्टोरेंट और होटल की हम बात करें, इस फैसले के बाद क्या नजर आता है आपको आगे का भविष्य? आपको मैं बताऊं कि अगर इस कोरोना के कारण सबसे पहला व्यापार अगर इफेक्टेड हुआ है तो वो है पर्यटक क्षेत्र। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो होटल है, और हमारा व्यापार सबसे बाद में उभरने वाला व्यापार होगा। राजस्थान में करीब करीब इस कोरोना के कारण प्रति माह 1000 करोड़ का नुकसान इस पर्यटक सेक्टर को हुआ है, और राजस्थान में भारतीय पर्यटक करीब करीब 3 से 3.5 करोड़ प्रति साल यहाँ आते हैं, और विदेशी जो पर्यटक है 2.5 से 3 लाख आते हैं। वो एकदम से नहीं आए, और उनके नहीं आने के कारण करीब करीब 50 लाख लोग जो इस पर्यटक सेक्टर से रोजगार प्राप्त करते हैं वो बेरोजगार हो गए। और पिछला जब लॉकडाउन खुला तो हमारे को आस बंदी थी कि एक सीजन तो हमारा 0 में गया था, लेकिन इस सीजन में कुछ पर्यटक आएंगे, हमारे बिजली के और अन्य खर्चे निकलेंगे। लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगा तो हमारी जो बुकिंगें थी वो वापस कैंसिल हुई। हमने लोगों को बड़ा सेटिस्फाई करने का प्रयास किया कि भाई अब चिंता नहीं है, पर्यटक घूम सकते हैं, केवल नाइट का लॉकडाउन है। लेकिन जब नाम लोग जब लॉकडाउन का सुनते हैं तो उनके मन में अनेक टाइप के विचार आते हैं, और उन्होंने यहाँ आने का विचार नहीं बनाया और हमारी सारी बुकिंग कैंसिल हुई। और आज भी मैं आपको बताऊं हमारे 30 से 40% होटल तो आज भी नहीं खुले हैं। उन्होंने बीच में कुछ दिन खोलने का प्रयास किया, जब देखा कि कोई पर्यटक आया नहीं और खर्चे सब शुरू हो गए तो उन्होंने वापस अपने होटलों को बंद किया। और आज हमारी जो ऑक्यूपेंसी है मैक्सिमम 30 से 35% से ज्यादा नहीं है। जो हम ये मानते हैं कि बिजली के बिल हमारे निकल जाए, और हमने करीब 30 से 35% जो हमारे एम्प्लॉइज है उनको हमने रिकॉल किया, और अभी जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें निकल जाए। आज भी इस सेक्टर के करीब करीब 60 से 70% लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगार है। लेकिन अब फायदा तो होगा। हमने अनेक रास्तों से मुख्यमंत्री जी से अपील की कि इस सेक्टर को आप रिलैक्स देने के लिए आप पैकेज की घोषणा करें। सरकार ने अभी तक किसी भी पैकेज की घोषणा इस सेक्टर को संबल देने के लिए नहीं की है, और यह बड़ा अफसोसजनक है। हम अनेक टाइप के टैक्स सरकार को देते हैं, टैक्स लेने के टाइम तो सरकार बड़े नियम और कायदों से टैक्स लेती है, और जब हम मुसीबत में है तो सरकार की तरफ से हमारे को किसी टाइप का सहयोग और संबल नहीं है, और यह बड़ा अफसोसजनक ही नहीं है, और हमारे व्यापारियों को मेंटली डिस्टर्ब करने का काम भी हुआ। लेकिन ये जो दौर था हुसैन जी, वो तो सबके लिए था। अगर हम दुकानदारों की बात करें, हमने कई बार बात की है कि किस तरह से बिजली का बिल आ रहा है, नुकसान है, स्कूल संचालक कि हम कैसे यहाँ पर देंगे, हमें सैलरी देने के लिए कहा जा रहा है। ये तो हर सेक्टर को, उम्मीदें फिर सरकार से अब किसी की मदद हो पाई या नहीं हो पाई, देखिए उम्मीदें तो कर ही सकते हैं सरकार से, लेकिन इतना तो मानेंगे आपकी अब जबकि फैसला लिया गया है, नाइट कर्फ्यू हट चुका है, तो वापस धीरे धीरे ही सही लेकिन ट्रैक में आ जाएंगे, चीजें वापस पूरी तरह से वैसे ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं। ये लॉकडाउन खत्म होने के कारण हमारे पर्यटकों की हम उम्मीद करते हैं कि बढ़ेंगे, लेकिन ये जो पिछला 1 साल लोग बेरोजगार रहे, और जब आदमी कब घर से निकलता है जब घर के अन्य खर्चों के बाद में उसके पास बचत के कुछ पैसे बचते हैं, जब वो बाहर घूमने के लिए निकलता है लोगों के पास बचत नहीं बची। और जो विदेशी पर्यटक थे उनको तो हम जीरो मानते हैं, क्योंकि वो तो अभी भी कोविड से जूझ रहे हैं। और भारतीय पर्यटक जो करीब करीब 3 से 3.5 करोड़ प्रतिवर्ष राजस्थान में आते हैं, उनसे भी हम क्या उम्मीद करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने अब ये पर्यटक नीति बनाई, और पर्यटक नीति में सैकड़ों घोषणाएं उन्होंने की। हम तो कहते हैं कि होटल इंडस्ट्री के लिए भी होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट जरूर सबसे आधा मिनट आपसे लूंगा। हम आपके थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे को आपने किसी भी घोषणा, किसी भी पैकेज की घोषणा हमारे लिए नहीं की है। हमने अनेक रास्तों से आप तक हमारी समस्याएं पहुंचाने का प्रयास किया। हम आपको टीवी के माध्यम से निवेदन करते हैं कि हमें आप पैकेज की घोषणाएं करें। हमारे जितने भी टाइप के लाइसेंस हैं उनको 1 साल के लिए आप माफ करें। और आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जो कलाकार हैं उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है, क्योंकि कोई कार्यक्रम नहीं हुए,
कोरोना काल के अंदर उनके पास में रोजी रोटी के अलावा आज की तारीख में सांस लेने के भी पैसे नहीं है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि उन कलाकारों के लिए सोचे। और दूसरा जो वैक्सीन लग रही है, इस वैक्सीन के अंदर सबसे पहले दुकानदारों को ये प्रायोरिटी देके सबसे पहले दुकानदारों को वैक्सीन लगाए, ताकि हम इनकी सेवा आम जनता की उसी तरह कर सके जैसे हमने पहले की है। जी जी बिल्कुल। इसके पहले कि हमारे फोटो पे माला लगे, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इनकी सेवा करें और इनको बोलिए। देखिए हाँ बिल्कुल, दुकानदारों ने मदद की है बिल्कुल, और उम्मीद भी करते हैं और हर कोई ये चाहेगा कि देखिए उन्हें भी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बड़ा आसान सा समाधान हो सकता है, इसका बहुत आसान समाधान है जी। 2 वर्ग है, एक वर्ग को पूरा पैसा मिल रहा है जो राजकीय कर्मचारी है, जो 1% है राजस्थान का, और जो 99% जनता तकलीफ में है उसको कोई राहत नहीं मिल रही है। कुछ दिनों इस 1% का काट लो, थोड़ा बहुत क्या फर्क पड़ता है। सारे मंत्री संतरी एमएलए विधायक राज्यपाल को खत्म करो, इनका तनख्वाह देना साल 2 साल, और गरीबों को कुछ मदद कर दो ताकि सबका काम हो जाए, वरना तो कुछ नहीं होने वाला, बातें होकर रह जाएंगी, कुछ लेना देना। डॉक्टर सुनील, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो वैक्सीन है, जब भी आपको मौका लगेगा वैक्सीन जरूर लगवाएं, और तब तक एहतियात जरूर बरतनी है। और अब हम इस स्थिति में हैं कि इससे लड़ रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं, तो कोई भी आपको मानसिक परेशानी आती है तो आप हेल्प जरूर लें। चलिए, हम सरकार से आपके टीवी के मार्फत निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमने अनेक टाइम आपको हमारी व्यथाएं सुनाने के लिए निवेदन किया था, लेकिन हमारी व्यथाएं आपने अभी तक किसी समाधान नहीं किया है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे भी जितने भी टाइप के लाइसेंस है, होटल से रिलेटेड या पर्यटक सेक्टर से जुड़े लोगों के, उनको आप 1 साल के लिए माफ करें, उनको आप बिना फीस के रिन्यूअल करें, और जो लोन हमारे सेक्टर के लोगों ने ले रखा है उसको आप किस्तें आगे बढ़ाएं या उसका लोन माफ करें, या थोड़ी रियायत मिल जाए तो थोड़ी मदद भी हो जाएगी। बस क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन किशोर टांग जी एक बात जरूर है कि क्योंकि बाजार खुल चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे जिनकी रोजाना की अर्निंग ही होती थी, रोजाना जो मिलता था वही उनके खाने पीने के लिए, उनके लिए रोजगार भी बढ़ेगा। आप ये मानते हैं कि अब जब बाजार पूरी तरह से खुलेगा तो सरकार को चाहिए आने वाले बजट में जो छोटे दुकानदार हैं उनका, जिस तरह किसानों का कर्ज आपने माफ किया है, इन छोटे दुकानदारों का कर्ज भी माफ कर दें, ताकि ये जो कोरोना काल के अंदर जिस संघर्ष से ये निकले हैं और अपने आप को जिंदा रखा है, एक मतलब इनको बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, और वो जो है अशोक जी का गुणगान करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नई गाइडलाइन राहत लेकर यहाँ पर आई है, एहतियात बरतने की, लेकिन अभी भी जरूरत है। बाजार गुलजार होंगे क्योंकि नाइट कर्फ्यू यहाँ पर हट चुका है, बाजार गुलजार होंगे, लोगों की कमाई आएगी तो दूसरे काम भी हो सकेंगे, लोगों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन भूलना नहीं है कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, दवाई आ चुकी है, ढिलाई भी दे दी गई है ताकि लोगों की कमाई हो सके, लेकिन एहतियात अभी भी बरतना है, सावधानी अभी भी बरतनी है, जब तक कि वैक्सीन सबको नहीं लग जाती। उम्मीदें बहुत सारी है सरकारों से, सरकार तक ये बातें पहुंच भी रही है। उम्मीद करते हैं कि हर सेक्टर को कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी कुछ राहत और मिल सके। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।